निपुण अलामैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, ये सब कुछ बता रहा है कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान करने लगे फिर से, तो ये समझिए कि आतंकियों के लिए एक नया रूट बन जाएगा, हथियारों के लिए नया रूट बन जाएगा। करते तो अभी आपने कहा भी उसके स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। रीजन ये भी है कि म्यांमार से सटे हुए बॉर्डर पे है, और केवल हमको ये नहीं कि जो हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं, उल्फा है, नागा खापलांग ग्रुप है, इसके अलावा बंग सेना है, जमात इस्लामी बांग्लादेश जो आपका भारतीय की जो जमात इस्लामी से मिलकर काम करता है, तो ये संगठन तो ऑलरेडी है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए भी बहुत यूज लगता है, आपका वेपन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी। तो ये सब चीजें क्या इसका यूज हो सकता है। और हम जानते हैं कि म्यांमार का कोको आइलैंड ऑलरेडी चीन के पास में है। चिटगांव पोर्ट पर भी चीन की एक्टिविटीज देखी जाती हैं। तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए खासकर उसकी लोकेशन को देखते हुए। और अभी आप जानते होंगे पाकिस्तान एक अभ्यास करने वाला है, नौसैनिक अभ्यास अमन। उसमें भी बांग्लादेश क्या करेगा, शिरकत करेगा। उसने कह दिया है कि हम उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर हम प्रेजेंट में बांग्लादेश सरकार को देखते हैं, तो ये सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं। मैं इस गवर्नमेंट को बोलता हूँ डबल एम वाई, यानी कि मिलिट्री मुल्ला और यूनुस। यानी कि यूनुस वही काम कर रहे हैं जो बांग्लादेश की मिलिट्री और वहां पर जो कट्टरपंथी कह रहे हैं। पाकिस्तान का तो सपोर्ट है ही, पाकिस्तान को तो इसको लाभ है ही, लेकिन क्या पाकिस्तान की स्थिति ऐसी थी कि इस प्रकार का परिवर्तन करा पाता? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं इसमें बाहरी ताकतों का, खासतौर से अमेरिका जैसे देशों का हाथ है। जब से हम देखें कि भारत ने जिस प्रकार से अपनी नीतियों को अपनाया और किसी भी तरह के दबाव को अमेरिका का स्वीकार नहीं किया, तो बाइडेन गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया पहले पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को बनवाना, उसके बाद आपका इस प्रकार का घटनाक्रम बांग्लादेश में करवाना। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अमेरिका का इसमें स्पष्ट रूप से क्या है, भागीदारी है। और बाद में हम देखें जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका जाते हैं, तो इस बात को यूनुस खुद कबूल भी करते हैं। अभी हम प्रेजेंट में बांग्लादेश की अगर आज स्थिति की हम बात करें, देखिए बांग्लादेश में एक बात कही जाती है कि अगर वहां पर चावल के रेट बढ़ते हैं, मैं बहुत ध्यान से बात को बोल रहा हूँ, जी। कि अगर वहां पर चावल महंगे होते हैं, चावल का रेट बढ़ता है, तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। प्रेजेंट में चाहे चावल हो, दाल हो और वहां पर आपका तेल हो, तीनों के रेट जो है आसमान को छू रहे हैं। हालांकि वहां की सरकार ने जो प्रेजेंट जो अपना आपको इंटरिम गवर्नमेंट बोलती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, जो 10 चुनकर नहीं आई है, उसने बहुत सारे सरकारी दुकानें खोली है ताकि लोगों को सस्ता अनाज मिल सके। इसका उनसे पूछा गया, मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था वहां की सरकार का, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर एक पुराना सिंडिकेट चल रहा है जो अवामी लीग का चल रहा है, जी। जो इस प्रकार की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहा है, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई सरकार इस प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाती, कालाबाजारी का कोई दावा करती है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑफ ऑर्डर भी वहां पर क्या फेल है, वो भी आपका ठीक नहीं है। ठीक है। दूसरा हम बात करें कि वहां पर जो संगठन है, हम राजनीतिक दल की बात करें, बीएनपी की बात करें, अवामी लीग की बात करें, देखिए अवामी लीग को तो वो प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं। अवामी लीग ने लास्ट फ्राइडे को वहां एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की थी। उस रैली में उन्होंने कहा था कि आप जल्द से जल्द क्या कराएं, चुनाव कराएं। लेकिन अब तक भी यूनुस गवर्नमेंट जो है वहां पे चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि जो हिपोक्रेसी है इन वेस्टर्न कंट्रीज की, जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, और आज एक तानाशाही तरीके से, यानी कि एक कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर सरकार का तख्ता पलट करने के बाद जो सरकार बनी है, उस सरकार